हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस टर्निंग पॉइंट पर। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं यूपी पैट के लिए। जी हां, ये जीएस का निचोड़ है और इससे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आगामी पेपर में देखने को मिलेंगे। जो पेपर होने वाला है याद रखना, 15, 16, 17 को जिसका भी पेपर है यूपी पैट का, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये यार के सेशन है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले आप मेरे जीएस क्लासेस के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं जीएस टर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो याद रखना क्या है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। जी हाँ, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, तो दोस्तों याद रखना अक्रिय गैस क्या है, नोबल गैसेस क्या हैं, इनके बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो सबसे पहले चीज़ हम सभी जानते हैं कि जो अक्रिय गैस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, आवर्त सारणी के जो समूह 18 है उसके एलिमेंट हैं ये। और आपने पढ़ा होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी जो गैसेस हैं वो अक्रिय गैस या नोबल गैसेस कहलाती हैं। क्लियर है। तो कहते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस। तो दोस्तों याद रखना जो इसका आंसर रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आ चुका है। इसका आंसर रहेगा हमारा आर्गन। जी हाँ, आर्गन। आर्गन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और हम लोग जो बात करते हैं, जो इसके लिए जो हमारे बिजली के बल्ब होते हैं उसमें भी हम आर्गन को ही भरते हैं। जो हमारे बिजली के बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है। अगर मैं हीलियम के बारे में बात करता हूँ तो हीलियम भी एक अक्रिय गैस है दोस्तों। और जो गुब्बारे होते हैं, याद रखना गुब्बारे में क्या है, जो आपने देखा होगा बलून होते हैं, उन गुब्बारों में हीलियम गैस ही भरी जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि हीलियम गैस ऑक्सीजन की सिलेंडर, यानी जो हॉस्पिटल में या जो गोताखोर जो सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं उसके साथ किस गैस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन के साथ। तो दोस्तों याद रखना हीलियम का ही क्या होता है, ठीक है, उसमें मिक्सचर होता है। तो याद रखना ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है गैस सिलेंडरों में या हॉस्पिटल में जो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं उनमें। क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सी अक्रिय गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती दोस्तों। तो याद रखना वो रेडॉन है। कौन सी है, रेडॉन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। क्लियर है। यहाँ से और एक इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ कि यहाँ पर बोलते हैं कि एक गैस है जिसका नाम है जीनॉन। याद रखना दोस्तों, जीनॉन जो गैस है ये ऐसी अक्रिय गैस है जो कि यौगिक बनाती है, यानी कंपाउंड बनाती है। तो इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है और इनसे आपको क्वेश्चन मिलना 100% तय है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। जी हाँ, गैस सबसे ज़्यादा जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में वो कौन सी है दोस्तों। तो ऐसे ही बेहतरीन जीएस पढ़ने के लिए आप जीएस टर्निंग पॉइंट जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा बीच बीच में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस विद्यमान है दोस्तों। तो याद रखना वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस मिलती है हम सभी को पता है, वो नाइट्रोजन मिलती है। और जो नाइट्रोजन है N2 है ये 78% है। कितना है, 78%। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग में 21% क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। और ये दोनों गैसें मिलाकर दोस्तों याद रखना एटमॉस्फेयर में 99% का कॉन्फ़िगरेशन बनाती हैं। यानी कि 1% में अदर गैसेस होती हैं और 99% इन्हीं गैसों का भंडार है एटमॉस्फेयर में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेघ गर्जन। जी हाँ, जो ये बादल गरजते हैं वो ये जो वायुमंडल की किस परत में ये घटना घटती है। तो हम सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर की जो लेयरें होती हैं, जो वायुमंडल की जो लेयर है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ से अगर मैं लेयरों के बारे में बात करता हूँ तो पहला हमारा होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल, यानी कि याद रखने का ट्रोपोस्फियर। ठीक है, दूसरा हमारा होता है याद रखना दोस्तों
याद रखिए कौन सा, समताप मंडल, यानी कि कौन सा, समताप मंडल। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक होता है मध्य मंडल, यानी इसको बोलते हैं, पहला होगा ट्रोपोस्फीयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर, और चौथा आपका होता है आयनोस्फीयर। क्या होता है दोस्तों, आयनोस्फीयर। ओके, आयन मंडल। और पांचवा होता है आपका बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो ये लेयर का क्रम है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्या है, तो पहला हमसे यही पूछा गया कि मेघ गर्जन किस मंडल में होता है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में, यानी इस ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, मेघ गर्जन, जो बारिश होती है, यानी जो प्राकृतिक आंधी तूफान वर्षा झंझनावट जी सारी चीज़ें होती हैं इस ट्रोपोस्फीयर में ही होती है, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये सारी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। जबकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओजोन परत या ओजोन मंडल किसको कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है लगभग में 35 किलोमीटर की, तो वो जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है ओजोन लेयर। क्या कहलाता है, ओजोन लेयर। दोस्तों अगर पूछता है ओजोन लेयर किस मंडल में है, तो वो समताप मंडल में है। क्लियर है, तो याद रखिएगा। लेकिन इसका कुछ पार्ट ट्रोपोस्फीयर में भी आता है, लेकिन मुख्यतः ये है जो किस में है, वो समताप मंडल में है। तो आंसर कभी आ जाए कि ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, तो आपका आंसर रहेगा समताप मंडल में। क्लियर है ना। और एक दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि ओजोन की मोटाई को किस में मापते हैं, तो वो हम नापते हैं डाप्सन। डाप्सन यूनिट होती है कि जो ओजोन लेयर की मोटाई को नापते हैं। क्लियर है। और याद रखना दोस्तों, जो जेट विमान है वो इसी समताप मंडल में ही उड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। क्लियर। ओके, इसके बाद अगर एटमॉस्फेयर से और क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि जो सैटेलाइट हैं, जो तरंगे हैं, वो कहाँ से आती हैं, तो याद रखना वो आती है आयनोस्फीयर में। या जो सैटेलाइट किस मंडल में छोड़े जाते हैं, वो छोड़े जाते हैं आयन मंडल में। तो आई होप इतना आप याद रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। और अगर ये मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन लाया हूँ ये पैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको देख के जाने ही जाने हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार की सबसे अधिक कर राजस्व आता है। यानी हम एक लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा कर है वर्तमान समय में जो भारत सरकार सबसे ज़्यादा उससे आय प्राप्त करती है। तो दोस्तों याद रखना, आज की वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो केंद्र सरकार का जो कर राजस्व आता है वो आता है आयकर से। किससे आता है, आयकर यानी इनकम टैक्स से। याद रखना दोस्तों, आयकर की शुरुआत भारत में 1860 से हुई थी। कब हुई थी, 1860 में। और ये क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट कर है। क्लियर है, इतनी चीज़ क्या रखेंगे आप याद। संपत्ति कर भी जो है वो भी क्या है, एक डायरेक्ट कर है, प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। निगम कर दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनी कर इसी को बोलते हैं, ये भी क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों याद रखना, पहली बार जो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, यानी कि हम यूँ समझ लें कि जो मुद्रा का प्राइस कम किया गया था भारत में, वो पहली बार कब किया गया था, 1949 में। तो ये 3 डेटें हैं दोस्त, याद रखना, 3 बार अभी तक मुद्रा अवमूल्यन हुआ है, ठीक है। डीवैल्यूएशन ऑफ मनी हुआ है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो पहला तो याद रखिएगा 1949 में ही हुआ था, ठीक है दोस्तों। दूसरा हुआ है 1966 में और तीसरा हुआ है 1991 में। याद रखना दोस्तों, 1991 में 2 बार हुआ है। कितने बार हुआ है, 2 बार। तो डेटों में ये 3 बार हुआ है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि अभी तक मुद्रा अवमूल्यन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, ठीक है। पर ये याद रखना, इस समय मनमोहन सिंह ने इसको 2 बार क्या किया था, डिवैल्यूएट किया था। अब ये अवमूल्यन क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है, ठीक है, इसके लिए भी मैं अपना विस्तृत कोर्स लेके आने वाला हूँ। यूट्यूब पे मैं आपको कम्प्लीटली फ्री पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको सारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में सिखा के जाऊँगा। ओके, क्लियर है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों, वो याद रखिएगा। और वो क्या है, एक आता है मुद्रा अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, लेकिन एक आता है विमुद्रीकरण।
डीमोनेटाइजेशन। तो विमुद्रीकरण भी याद रखना दोस्तों भारत में 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो विमुद्रीकरण ये याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण भी 3 बार हुआ है भारत में। पहली बार जो हुआ है वो 1946 को हुआ था, 1946 को हुआ था, ठीक है। दूसरी बार हुआ है तो 1978 में हुआ था, ओके। तीसरा जो हुआ है वो अभी हम सभी जानते हैं कि 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में, ठीक है दोस्तों। 1946 में याद रखना 1000 और 5000, 1000 और 100 रुपये के नोट को क्या किया था? बंद किया था। 1978 में 5000 और 10,000 के बंद कर दिए थे। और अभी हमने क्या किया? 2016 में 500 और 1000 का नोट क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, ठीक है। तो एक होता है विमुद्रीकरण, एक होता है मुद्रा अवमूल्यन। तो मैंने आपकी सारी डेटें बता दी, इन डेटों पे क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको बहुत आराम से देखिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन मिलना 100% तय है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये। तो दोस्तों याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम इस्टेब्लिश बाई द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखना, जो पहली बात तो यही जान लीजिए कि भाई तैरता हुआ पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? वो किया एसबीआई ने। दोस्तों कहाँ किया? तो याद रखिएगा ये कोच्चि केरला में किया, एक झील पर किया था, कोच्चि केरला में। क्लियर है? और अभी हाल में ही एसबीआई बैंक के द्वारा भारत का सेकंड यानी कि दूसरा तैरता हुआ एटीएम दोस्तों याद रखना डल झील पर खोला गया है। कहाँ पर? डल झील पर खोला, मतलब लगाया गया है। और कहाँ लगाया गया? JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो पहला भी किसने लगाया है? वो कोच्चि केरला में लगाया था एसबीआई बैंक ने। और अभी याद रखना डल झील पर किसने लगाया है? वो लगाया है एसबीआई बैंक ने, ठीक है। जो कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है आपके सामने। कहते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति, जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है वो इसकी बात करेंगे। तो कहते हैं कि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है? नहीं जी, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। याद रखिएगा संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? बिल्कुल सही है जी, ये याद रखिएगा। जो हमारे भारत में उपराष्ट्रपति, जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है, तो याद रखिएगा जो उसका निर्वाचन मंडल होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य उसमें क्या होते हैं? उसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसको जो शपथ दिलाई जाती है और ये जो सारे काम किए जाते हैं, तो दोस्तों याद रखना वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो इसको चुना जाता है, इसका निर्वाचन होता है, वो संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चलिए, तो अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, याद रखना। तो सबसे पहले अध्यादेश जारी करने का जो अनुच्छेद आर्टिकल है राष्ट्रपति याद के 1, 2, 3 के अंतर्गत क्या करता है? ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है 6 सप्ताह 6 महीना, ठीक है, याद रखना 6 सप्ताह 6 महीना, मिनिमम 6 सप्ताह, ठीक है। और याद रखिएगा मैक्सिमम कितना? 6 महीने तक रह सकता है। कई सारी इसके प्रोसीजर, कई पूरी प्रक्रिया है अध्यादेश के बारे में। कभी क्लासेस में मैं इसको बताऊंगा कि अध्यादेश कैसे जारी किया जाता है, कैसे समाप्त किया जाता है, और कहाँ पहले किस तरीके से अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन आज भी जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब, राष्ट्रपति को लगता है कि अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल गलत है ये। जब उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है, सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं जी ना, ये भी गलत है, ठीक है। जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देता है, याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं जब मंत्रिपरिषद, नहीं, तो इसका जो हालांकि हो सकता है, लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, जो सही आंसर है वो क्या है? जब संसद का कोई सदन में प्रस्ताव पारित करता है, जब संसद का कोई सदन क्या करता है? प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा। और वैसे भी हम सोचते हैं कि राष्ट्रपति वैसे अध्यादेश आपने सुना भी होगा कि जब कभी संसद का शस्त्र नहीं चलता है तो भाई अध्यादेश जारी कर सकता है। कई सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी आंसर रहेगा। चलिए हम वो लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि राष्ट्रपति, ये कई बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो याद रखिएगा, तो जो राष्ट्रपति का जो कार्य है या जो उपराष्ट्रपति का जो कार्य है, ठीक है, दोनों अनुपस्थित हैं, तो उस समय इनके कार्य का कार्यवहन कौन करेगा, इनकी जगह कार्य कौन करेगा? तो याद रखिएगा वो CGI होता है। कौन होता है? CGI, यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उस समय क्या करेंगे? एज अ काम करेंगे इन दोनों की जगह पर। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, बीमार है, छुट्टी पर, वटेवर जो भी है, या उसका पद खाली है, राष्ट्रपति का जब पद खाली है तो उसकी जगह जो काम करता है वो करता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दोनों का पद खाली है, ठीक है, तो याद रखना उनकी जगह काम कौन करेगा? CGI। कौन करेगा? CGI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी बहुत बार पूछा गया पेपर में। कहा है कि भाई निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए, समाजवादी, सोशलिस्ट, ठीक है, लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? यानी हमको ये बताना है कि जो हमारा प्रेम्बल है उस प्रेम्बल में इनमें से कौन से शब्द हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये चारों शब्द हैं। क्या हैं? ये चारों शब्द हैं। समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक है, संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है। ये सारे जो शब्द हैं वो भारत की प्रस्तावना में प्रेम्बल में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। पपीते में पीले रंग का कारण है, पपीते में पीले रंग का कारण है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो, ठीक है, कैरिकाजेंथिन है, जो क्या है? कैरिकाजेंथिन है। ये एक पिगमेंट है जो कि क्या है? पपीते के पीले होने का क्या होता है? कारण होता है, यानी इसलिए पपीता हमको पीला दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि, याद रखिएगा कि गाजर हमको लाल नज़र आती है, तो वो किसकी वजह से आती है? वो कैरेटीन की वजह से आती है। यानी गाजर में कैसा पिगमेंट होता है? कैरेटीन होता है। जबकि टमाटर में जो पिगमेंट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वो होता है लाइकोपिन। तो लाइकोपिन किस में है? टमाटर में। किस में है? टमाटर में, ओके। जबकि ये किस में है? गाजर में है। ये किस में है? गाजर में है। और ऐसे ही पूछा जाता है चकुंदर में, तो यार कि चकुंदर में बिटरनिन होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, कैरोटीन वो गाजर में पाया जाता है, विटरनिन किस में होता है दोस्तों? वो चकुंदर में होता है। और कैरिकाजेंथिन जो होता है वो किस में? वो पपीते में है। और याद रखा, इसलिए पीला हमको पपीता दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए वो सारे सेलेक्टेड लिए हैं, और ये पैड के एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना चाहते हो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपसे अब डेली शेयर करता रहूँगा, डेली लाता रहूँगा। और ऐसे सेशन को देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल जीएस टर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कहते हैं अमलगम किस मिश्र धातु का नाम है? मतलब कि अमलगम जो है ना वो किसका भाई भाग है, या किस में मिलता है अमलगम? तो याद रखेंगे ये मरकरी का मिलता है। किसको मिलता है? मरकरी। मरकरी मतलब इसको हम बोलते हैं पारा। क्या है? पारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इस पर लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर के बारे में अगर मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ तो ज़रा याद रखिएगा, जो जर्मन सिल्वर होती है उसके लिए आप मेरी तरफ से याद रखिएगा, कहते हैं कि
कि जर्मन सिल्वर में लिखने में से धातुएं होती हैं। तो याद रखिएगा ये जो धातुएं होती हैं वो होती हैं तांबा होता है, जस्ता होता है और निकिल होता है। याद रखना तांबा इसमें लगभग में 60% होता है, जबकि जस्ता और निकिल का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है 20% होता है। ठीक है। और इसके लिए आप जैसे आपने एक मूवी देखी होगी गजनी, तो गजनी ना याद करके इसको तजनी याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? तजनी। क्या याद करेंगे? तजनी। ठीक है, ये तजनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? इसको आप तजनी याद कर सकते हैं। अगर याद रखिएगा तो इसको क्या याद करेंगे? तजनी। ठीक है, तो तजनी याद करिएगा। ता से तांबा, जा से जस्ता, नी से क्या हो जाएगा? निकिल। और जाकर तजनी आपको याद हो जाता है तो आप ईजिली जर्मन सिल्वर को पहचान सकते हैं। तो मैंने बताया तांबा 60% होगा, जबकि जस्ता 20% और निकिल भी क्या होता है 20%, जिससे हम का नाम क्या देते हैं? इन तीनों धातुओं को मिलाकर इससे बनती है जर्मन सिल्वर। ओके, चलिए। अगर मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के काल में हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साइमन कमीशन की गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1927 में साइमन कमीशन का क्या हुआ था? गठन किया गया था और इसको भारत में भेजा गया था, जिसका बहुत विरोध भी हुआ था। और साइमन कमीशन वापस जाओ कहते हुए लाला लाजपत राय जी, आपको सबको ही पता होगा, ठीक है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखिएगा ये किसके वायसराय के कार्यकाल में, ठीक है, इसकी नियुक्ति की गई थी यानी बनाया गया। तो दोस्तों याद रखना इसके लिए है लॉर्ड, ठीक है, कौन? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और ये भारत में आया था। ठीक है, और इसमें सारे लोग अंग्रेज होने के कारण एक भी कोई भारतीय नहीं था। ये सबसे मेन कारण था कि साइमन कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ कि इसमें कोई भी भारत की तरफ से नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज ही थे। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं आपको कई सारी नॉलेज भी दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखना, हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और ये पहला जो सम्मेलन भी जो हुआ था, इसकी जो मीटिंग हुई थी पहली, वो कहाँ हुई थी? वो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? वो मुंबई में हुई थी, यानी कि ठीक है, मुंबई में पहला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अच्छा हम लोग अगर बात करते हैं, कोई पूछे पहला अंग्रेज राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा जो जॉर्ज यूलू हैं, ये पहले क्या हैं? ऐसे अंग्रेज व्यक्ति हैं जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये अध्यक्ष जो बने थे, ये याद रखना 1888 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन हुआ था जिसने इनको क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्लियर है? हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1885 को। तो याद रखिएगा क्या हुआ है? 85 को इसका गठन हुआ है और 85 में ही याद रखिए पहला सम्मेलन होगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? बोमेश चंद्र बनर्जी करेंगे, जो कहाँ होगा? मुंबई में होगा। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इसके सम्मेलन डिस्कस कर देता हूँ जो कई बार पेपरों में पूछे गए हैं। तो पहले से बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 1885 को पहला होगा, मुंबई में होगा और अध्यक्ष होंगे बोमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? दूसरा होगा दोस्तों वो होगा 1886 को। तो याद रखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, पहला कब हुआ? 1885 को। ठीक है, कहाँ होगा? मुंबई में, बोमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा होगा 1886 को। ठीक है दोस्तों, कहाँ होगा? कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी, ये सेकंड था। ठीक है, कोलकाता में होगा। तीसरा होगा 1887 को। क्लियर है? ये मद्रास में होगा और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम व्यक्ति अध्यक्ष बनेंगे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। चौथा मैं अभी बता चुका था 1888 को होगा। और याद रखना ये जो होगा ये इलाहाबाद में होगा और पहला अंग्रेज व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जॉर्ज यूलू। ठीक है,
इसके साथ साथ आपको कौन कौन से याद करने हैं, ठीक है। शुरू के 4 मैंने आपको बताए हैं, और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो और देख लीजिए, जैसे कि ठीक है 1907 का सूरत अधिवेशन, ये 23वां अधिवेशन था, ठीक है। सूरत अधिवेशन ये 23वां अधिवेशन था, क्लियर है। और रासबिहारी बोस क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद आप कौन सा याद करेंगे, आप करेंगे 33वां, कौन सा 33वां, ठीक है। 33वां याद रखिएगा, ये कब होगा, ये होगा 1917 को, 33वां 1917 को होगा। और कहाँ होगा, ये होगा कोलकाता में, कहाँ होगा, कोलकाता में। और दोस्तों याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी एनी बेसेंट, कौन बनेंगी, एनी बेसेंट, क्लियर है, डन। आइए और इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं। इसके बाद आप याद करेंगे 40वां, 40वां कब होगा, ये होगा 1924 को, कब होगा, 1924 को, ठीक। कहाँ होगा, बेलगांव में होगा। और महात्मा गांधी पहली बार क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। एक ही मात्र ये है जब गांधी जी ने क्या किया था भाई, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। कहाँ किया था, बेलगांव, 1924। इसके बाद 40वां था, इसके बाद 41वां यहाँ याद करेंगे, 41वां होगा आपका 1925 को, ठीक है। 1925 को होगा दोस्तों, ये होगा कानपुर में, कहाँ होगा, कानपुर में। और पहली भारतीय महिला यानी कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की क्या बनेंगी, अध्यक्ष बनेंगी, क्लियर है। मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ये इन्हीं में से एक ना एक सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी सम्मेलन नहीं आने वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 41 बात बता दी मैंने। नेक्स्ट की अगर बात करता हूँ, इसके बाद आप याद करेंगे दोस्तों 52वां, 52 याद रखिएगा 1938 को होगा, क्या होगा, 1938 को होगा। और 53 भी आला भी याद करेंगे, ठीक है। 1939 को होगा, ठीक। 1938 वाला हरिपुरा का है और 1939 वाला त्रिपुरी का है। और दोनों के याद रखिएगा 2 अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, वो रहेंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट की अगर बात करता हूँ मैं, आप जो याद करेंगे 55, ठीक है, 55वां जो 55वां होगा, ठीक है, जो 55वां होगा दोस्तों, वो याद रखिएगा, वो होगा 1946 को। और 1946 को ये होगा मेरठ में। और जे.बी. कृपलानी याद रखना दोस्तों, ये क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन थे, जे.बी. कृपलानी, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने आपको राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन बताएं, जो कि 10-11 सम्मेलन हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने इस वाले सेशन में आपको बता दिए। और मैं लिख के दे रहा हूँ, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। कोई पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के टोटल सम्मेलन कितने हुए थे दोस्तों, तो याद रखिएगा 56 टोटल सम्मेलन इसके हुए थे, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों याद रखना, जो सत्यशोधक समाज है जो इसकी स्थापना की है, वो याद रखना किसने की है, ज्योतिबा फूले जी। किसने की है, ज्योतिबा फूले जी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो ज्योतिबा फूले जी ने क्या की है, इसकी स्थापना की। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये, और बड़ा इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी इज़ 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिए भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, अभी हाल में ही एक रैंकिंग आई थी जिसमें ये बताया गया था, ठीक है, क्या ये बताया गया था कि जो वर्ल्ड भर में जो स्टूडेंट के रहने योग्य जो सबसे अच्छे शहर हैं, उनमें भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या रहेगा, मुंबई टॉप पे है दोस्तों। याद रखना मुंबई टॉप पे है, और जो मुंबई है वो विश्व में याद रखना 103वें स्थान पर है, क्लियर है। मुंबई की बात अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे पर मुंबई में, भारत में मुंबई पहले पे है। और दूसरे की बात करूँ तो दूसरा है दोस्तों बेंगलुरु, और बेंगलुरु 114 पर है, ठीक है। और जबकि चेन्नई क्या है, 125वें पर है। जबकि अगर विश्व में सबसे स्टूडेंट के रहने योग्य शहर की बात करता हूँ मैं, तो दोस्तों याद रखना वो लंदन है। कौन सा है,
वो लंदन है। तो लंदन विश्व में क्या है, नंबर 1 पर है। और नंबर 2 पे जो है दोस्तों वो याद रखिएगा, वो म्यूनिख है जर्मनी का। कौन सा है, म्यूनिख है, ये जर्मनी का है, ठीक है, जो क्या है वर्ल्ड विश्व में दूसरे नंबर पर है। क्लियर है। तो भारत में वैसे तो मुंबई 103 नंबर पर है विश्व में, लेकिन भारत में क्या है, मुंबई पहले पर है, बेंगलुरु दूसरे पर है, चेन्नई तीसरे पर है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर विश्व में स्थान देखें तो बेंगलुरु का 114वां है और चेन्नई का 125वां है, दिल्ली का 129वां है, ठीक है। और विश्व में नंबर 1 कौन है, वो लंदन है। और म्यूनिख कहाँ का शहर है, वो जर्मनी का है। चलिए इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल में ही जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों याद रखना, भारत का इसमें 150वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 150वां। इस रिपोर्ट में टोटल 180 देश लिए गए और 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, यह रखना 150वां है। पहले पर नॉर्वे है, पहले पे कौन है, नॉर्वे है। दूसरे पे कौन है, डेनमार्क है, कौन है, डेनमार्क है। तीसरे पे स्वीडन है, कौन है, स्वीडन है, ये याद रखिएगा, कौन है, स्वीडन है, ठीक है। और जबकि लास्ट में दोस्तों कौन है, वो उत्तर कोरिया 180वें पे, लास्ट में कौन है, उत्तर कोरिया। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ सकते हैं जीएस टर्निंग पॉइंट पर। और मैं विपिन गंगवार आपके साथ ऐसे ही अच्छे बेहतरीन सेशन आपके लिए लाता रहूँगा, जो आपके आने वाले पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एसएससी का पेपर हो, चाहे वो आपका रेलवे का पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो, या भी कोई भी सीडीएस एनडीएस, याद रखिएगा जिस लेवल का पेपर देना चाहते हैं सारे पेपरों के लिए ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पैट के लिए तो ये रामबाण है, ठीक है। तो ऐसी सेशन के साथ मैं आपका भाई, आपका दोस्त फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ जीएस की क्लासेस के लिए, जीएस टर्निंग पॉइंट के साथ। मैं विपिन गंगवार इसी बात से आपसे आज कह लेता हूँ विदा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।